दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शर्मिला और अभिषेक के नाम। पूरे 5 साल बाद मैंने भारत की ज़मीन पर अपना कदम रखा था। अपने वतन की खुशबू जैसे ही मेरे नथनों से टकराई, मुझे अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। 5 साल पहले मैं यहाँ से लड़ झगड़ कर चला गया था। वजह सिर्फ यही थी कि मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना पापा के दोस्त की बेटी से करवाई गई थी, जो उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। और मैं सोच चुका था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं था उसकी सेवा करने का। वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता था और उसी से शादी का ख्वाहिशमंद था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है। मुझे लेने के लिए मेरा छोटा भाई सौरभ आया था। मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगाया और जारो कतार रोने लगा। भाई का स्पर्श 5 साल बाद महसूस करके मेरी आंखें भी भर आई थीं। हम दोनों भाई एयरपोर्ट पर ही एक दूसरे को सीने से लगाए रो रहे थे। सौरभ धीरे से मुझसे अलग हुआ और रोते हुए कहने लगा, भाई आप नहीं जानते मैंने आपको कितना याद किया। आपको तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या हो चुका है। मैंने हैरान होकर सौरभ को देखा था। इन 5 सालों में मेरा अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं था। मैं उन लोगों से इतना बदसन हो गया था कि चाहकर भी अपने घर वालों को फ़ोन नहीं कर पाया था। कई बार मेरा दिल करता था, लेकिन मैं जिद्दी बन जाता था और फ़ोन नहीं करता था। मैंने सौरभ की ओर देखा और फ़ौरन बोला, सब खैरियत तो है? क्यों, हुआ क्या है? उसकी आंखें बहुत उदास लग रही थीं। पहले जो वो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था, अब उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। वो कहने लगा, आप पहले घर चलें, उसके बाद वहीं आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मैं बेचैन होकर बोला, सौरभ मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बताओ तो सही आखिर बात क्या है। लेकिन वो खामोशी से आगे बढ़ गया था। उसका जवाब न देना मुझे खामोश कर गया था। सामने ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। हम दोनों भाई गाड़ी में सवार होकर अपने घर की ओर बढ़ गए। हमारे घर में मेरे चाचा की फैमिली और हमारी फैमिली रहती थी और एक दादी थी जो हम सबकी पसंदीदा थी। मुझे मालूम था आज मैं सबसे मिलकर बहुत खुशी महसूस करूंगा और मैं सोच चुका था सारी रंजिशें भुला दूंगा। लेकिन उन सब में वो भी थी जिसकी शक्ल मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे नफरत थी, बस मुझे चिढ़ हो गई थी कि मैं दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लूँगा, लेकिन उससे नहीं। मेरे करियर के वक्त इन लोगों ने मुझ पर मानसिक दबाव डाला था और मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटी लड़की से करवा दी थी। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो तो वक्त रहते मेरा दिमाग काम कर गया था और मैं यहाँ से चला गया था, वरना मेरी मम्मी का तो पूरा इरादा बन गया था कि वो मेरी और उस छोटी सी लड़की की विदाई हर हाल में करवाएंगी। उसका नाम शर्मिला था और हम सब प्यार से उसे शम्मू कहते थे। वो गुलाबी जापानी सी गुड़िया मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। उसका घर मेरे घर के बराबर में ही था। हमारे घर और शर्मिला के घर काफ़ी अच्छा आना जाना था। शर्मिला की माँ और मेरी माँ आपस में बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं और इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हुई थी। यूँ दोनों के बचपन का साथ था और दोनों की दोस्ती शादी के बाद और भी गहरी हो गई थी। हम सिर्फ 2 भाई थे, मैं और सौरभ। मुझे एक बहन की बहुत इच्छा होती थी। बचपन में मैं अपनी माँ के कान खाता था कि मुझे एक छोटी बहन चाहिए और मेरी माँ हंसकर बात को टाल दिया करती थी। और जब अनीता आंटी के घर शर्मिला की पैदाइश हुई थी तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं अब हर वक्त उसे अपनी गोद में उठाए उठाए घूमता रहता। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि शर्मिला अपने घर से ज़्यादा हमारे घर पर रहने लगी थी। मैंने अपने सब घर वालों से कह दिया था कि शर्मिला सिर्फ मेरी है, मेरी छोटी बहन। और मेरे सब घर वाले मेरी बात पर जोर से हंस दिया करते थे। वो बचपना था और मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला था। धीरे धीरे हम सब बच्चे बड़े होते गए। मैं शर्मिला से 10 साल बड़ा था, जबकि सौरभ शर्मिला से सिर्फ 5 साल बड़ा था। जैसे जैसे हम कुछ बड़े हुए, शर्मिला मेरी बजाय सौरभ के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो उससे कुछ ही बड़ा था। जबकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि शर्मिला मेरे अलावा किसी और के पास रहे, और इस बात पर मैं उसे डांट दिया करता था और अपने भाई की भी पिटाई कर दिया करता था। शर्मिला शुरू से ही बहुत कमज़ोर दिल की लड़की थी। जब मैं उसे डांटता, गुस्सा करता, तो वो सौरभ को छोड़कर मेरे साथ खेलने लगती थी
और मेरे दिल को ये बात बहुत सुकून पहुंचाती थी। मैं शर्मिला को नाजुक फूलों की तरह रखता था। अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मैं उसे प्यार करता था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लाकर खड़ा कर दिया कि उस लड़की से मेरी शादी कर दी और उसे मेरी बीवी बना दिया। हादसा कुछ यूँ हुआ, शर्मिला उस समय सिर्फ 8 साल की थी। रूटीन के अनुसार वो मेरे घर पर ही थी। हम सब मिलकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी बाहर चीखो पुकार मचने लगी थी। बाहर जाकर देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। शर्मिला के माँ बाप करंट लगने की वजह से मर चुके थे। उनके घर की कोई वायर कट गई थी और उस वायर पर शर्मिला के पापा का पैर पड़ा था और शर्मिला के पापा को बचाने के चक्कर में जब उसकी माँ आगे बढ़ी तो उन्हें भी करंट लग गया था और यूं अचानक मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। शर्मिला के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मैं और मेरी मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मम्मी पापा के प्यार से शर्मिला जल्दी ही संभल गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उसे सगे माँ बाप जैसा प्यार दिया था और उसने भी मेरे माँ बाप को भी अपने माँ बाप मान लिया था। शर्मिला अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर आ गई थी। उसके रिश्तेदार थे जिन्होंने शर्मिला को अपने साथ ले जाने के बारे में पूछा था। मम्मी ने मना कर दिया तो वो लोग चुपचाप अपने घर चले गए थे। शायद वो लोग इस बात पर खुश हो गए होंगे कि एक जिम्मेदारी उनके सर आते आते टल गई थी। लेकिन मेरे माँ बाप का एक गलत फैसला जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी शर्मिला से करवा दी, जो समय सिर्फ 15 साल की थी और मेरी उम्र 25 साल थी। मैं पढ़ाई से फ्री होकर अपने करियर को बनाने में लगा हुआ था और ये मेरे लिए बहुत नाजुक वक्त था। ऐसे में मेरी शादी, वो भी मुझसे 10 साल छोटी लड़की से जिसे मैं अपनी बहन मानता था। मेरा दिमाग भाग से उड़ गया था। बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक मैंने अपनी गोद में उसे खिलाया था। शम्मू शम्मू कहकर मेरा मुंह नहीं थकता था और उसी शम्मू को मेरी बीवी बना दिया गया था। मैं ऐसे कैसे इस चीज़ को कबूल कर लेता। जो लड़की मेरी गोद में सोती थी आज वो मेरी बीवी बन गई थी। यही सब चीज़ें मुझे गुस्सा दिला चुकी थीं। मैंने कभी भी शर्मिला को इस नज़र से देखा ही नहीं था। उन लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी तो करवा दी थी, लेकिन मैं शादी के दिन ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर कनाडा भाग आया था और आज 5 साल बाद लौट कर आया हूँ। थोड़ी दूरी के बाद हम लोग घर पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचते ही मुझे सारा सिस्टम बदला बदला महसूस हुआ था। मेरी आंखों में उलझन उतर आई थी। यहाँ का सब सिस्टम बदल चुका था। असली झटका तो मुझे घर जाकर लगा। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब था। आज 5 साल बाद मैं अपनी माँ से मिलने वाला था। ये ख्याल ही मुझे रुलाने के लिए काफ़ी था। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो 5 साल बाद पहले के तमाम मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली और घर में दाखिल हुआ। एक बहशत ज़दा सन्नाटे ने मेरा स्वागत किया था, वरना आमतौर पर हमारा घर चिड़ियाघर बना रहता था, लेकिन आज पूरी तरह खामोशी थी। मैंने सौरभ की ओर देखा और संजीदगी से बोला, सौरभ, सब लोग कहाँ हैं? कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं ये बोलकर मम्मा को पुकार बैठा था। मैं कभी किचन में जाता, कभी उनके कमरे में, कभी बरामदे में, लेकिन माँ मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी और ना ही चाचू की फैमिली और ना ही पापा। सब कहाँ थे? मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मैंने सौरभ की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैं बेख्तियार बोला, सौरभ, सब कहाँ हैं? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरी आवाज़ गले में अटक रही थी। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने भगवान से दुआ कर रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हकीकत पर आधारित ना हो। सौरभ रोते हुए मेरे सीने से लग गया था और जो बात उसने बताई थी वो सुनकर मैं भूकंप की चपेट में आ चुका था। मैं लॉन्ज में ही सिर पकड़कर बैठ गया। सौरभ की बातें मेरा पूरा शरीर झकझोर चुकी थीं। वो कहने लगा, भाई, आपके जाने के लगभग 2 महीने बाद हम लोग पिकनिक मनाने के लिए समंदर किनारे गए थे। मैं सौरभ को गौर से सुन रहा था। कहने लगा, मैं मम्मा, पापा, चाचू, चाची, बस घर में दादी और शर्मिला बचे थे। दादी की तबीयत उन दिनों कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए शर्मिला उनके पास ही ठहर गई थी। हम सब वापस आने लगे तो इत्तेफाक से मेरे कुछ दोस्त मिल गए। हमारा वही प्रोग्राम बन गया था कि हम और आगे जाएंगे। पापा, मम्मा, चाचू, चाची और छोटी, ये लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ दूसरे पॉइंट पर जा ही रहा था कि मेरे नंबर पर एक कॉल आई। वो नंबर अनजान था। पहले तो भाई मैंने उस कॉल को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन लगातार उसी नंबर से कॉल पर कॉल आई तो मैंने कुछ सोचकर कॉल बैक कर दिया। फिर जो बात मुझे सुनने को मिली वो मेरी रूह तक को झकझोर चुकी थी। पापा की कार का एक्सीडेंट हुआ था।
ट्रक ने इतनी बुरी तरह उन्हें टक्कर मारी थी कि पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। अंदर मौजूद तमाम हस्तियां उस गाड़ी की तरह ही ख़त्म हो चुकी थीं। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं 5-5 लाशें घर लेकर कैसे जाऊं। मुझे दादी की अलग चिंता सता रही थी। शर्मिला का भी मुझे बार बार ख्याल आ रहा था। आपसे संपर्क करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद था। मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब थी। मैं क्या करता? थक हार कर दोस्तों के साथ तमाम अर्थियाँ लेकर घर आ गया था। घर आया तो शर्मिला की चीखों पुकार ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मैं उसे संभाल संभाल कर थक गया था, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन उस वक्त दादी ने खुद को बहुत मजबूत किया था। हालांकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शंभू और मुझे संभाला था और तमाम काम बहुत ही सलीके से किए थे। मोहल्ले वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया था। भाई, उस समय मुझे आपकी बहुत याद आई थी, लेकिन आपसे कोई भी संपर्क नहीं था। ये सब बातें मैं सुनकर एकदम चुप हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर से जान निकल गई हो। मैंने अपने माँ बाप, चाचा चाची और छोटी को खो दिया था। ये ख्याल ही मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। मैं लगातार अपना सीना मल रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। मैंने पूरे घर का मुआयना कर लिया था, सिवाय दादी के कमरे के। अब मुझे उनसे भी सामना करना था। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करती। ये सोच आते ही मुझे अपना सिर घूमता महसूस हुआ। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़मीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दूं। मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और आखिरकार मैं अपने होश खोकर वहीं बेहोश हो गया। मैं एक जवान मर्द था, लेकिन ये खबर ऐसी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने ही कमरे में बेसुध लेटा हुआ था। मेरे सिरहाने मेरी दादी थीं, जबकि सौरभ भी मेरे कदमों के पास बैठा हुआ था। मेरी आँख खुली तो दादी का पवित्र चेहरा मेरी आंखों के सामने आया और मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं फौरन अपनी जगह से उठा और दादी के सीने से लग गया और रो रो कर अपना गम हल्का करने लगा। मेरी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं, जबकि मेरी दादी लगातार मेरे कंधे को थपथपाकर एक ही बात कह रही थीं, अभिषेक, हौसला करो। इस तरह से टूटे तो बाकी सबको कैसे संभालूंगी? मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ था। शायद तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। अच्छा था तुम चले गए, वरना अगर तुम अपनी आंखों से वो 5 लाशें देखते तो तुम्हारा दिल भी फट जाता। मेरे बेटे, हौसला रखो। लेकिन मुझमें हौसला नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी अभी के अभी ख़त्म हो जाऊंगा। काफ़ी देर तक मैं दादी से बातें करता रहा। मेरी जुबान पर एक ही बात थी, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर वाले हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन दादी के पास बस एक ही जवाब था, भगवान की मर्जी समझकर इस चीज़ को स्वीकार करो। यकीनन इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होगी। जबकि मैं अपनी दादी की ये बात सुनकर हैरान था कि भला अगर अपने चले जाते हैं तो उसमें अच्छाई कैसे हो सकती है। मेरा दिल बिल्कुल अंदर से मर चुका था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैं खामोश बैठा था। काफ़ी देर तक दादी और सौरभ मुझसे बातें करते रहे। अनजाने में मैंने शर्मिला का इंतज़ार किया था, लेकिन वो नहीं आई थी। वक्त तो गुजर गया था, लेकिन जख्म अब भी हरे थे। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आया तो सामने ही एक बहुत खूबसूरत लड़की नाश्ते की मेज़ सजा रही थी। मैंने गौर से नक्श देखे तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारी शर्मिला, यानी मेरी शम्भू थी, जो अब जवान हो गई थी। दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद रंग, जिसमें गुलाबीपन शामिल था। कमर से भी नीचे आते बाल, हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में वो खिलता हुआ कोई फूल लग रही थी। मैं उसकी पर्सनालिटी को देखकर एक पल के लिए मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध रह गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी वही शर्मिला है जो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। कभी कहती भाई टॉफ़ी ला दें, तो कभी भाई पिज्ज़ा खिला दें, कभी कहती घुमाने ले चलें। और आज वो इतनी हसीन हो गई थी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा था। कल रात तक जो मुझे सब कुछ बुरा लग रहा था, अब उसी दिल पर ठंडी फुहार पड़ने लगी थी। दादी अपने कमरे से बाहर आई और मुझे शर्मिला को देखते देखकर मुस्कुराते लहजे में बोली, अभिषेक, हमारी शर्मिला को क्या आंखों ही आंखों में निगल लेने का इरादा है? उनकी बात पर मैं झेप गया था और फौरन उनकी तरफ बढ़ा और उनके आगे सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी मोहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरा और मेरे साथ ही डाइनिंग टेबल पर आई थीं। वो खामोशी से नाश्ता लगाने में बिजी थी, जबकि मैं उसे देख रहा था। अभी तक सौरभ नहीं आया था, शायद उसी का वो इंतज़ार कर रही थी। दादी फौरन उसे टोकते हुए बोली,
शर्मिला, ये क्या तरीका है बेटा? तुम्हारा पति आया है और अभी तक तुमने उसे हाय हेलो भी नहीं किया और ना ही उससे मुलाकात की है। तुम्हें मालूम है ये कल रात से आया हुआ है और कल इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। कुछ होश नहीं इस बेवकूफ़ लड़की को। दादी फौरन ही गुस्सा करते हुए बोली। तो शर्मिला ने एक नज़र मुझ पर डाली थी और फिर दादी की तरफ देखते हुए बोली, मैं अजनबी लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। दादी, शायद आप मेरी सादत को भूल चुकी हैं, इसलिए दोबारा याद करवा रही हूँ। वो ये बोलकर किचन में चली गई थी, जबकि उसका इतना सर्द रवैया देखकर मैं हैरान रह गया था। ये हमारी शर्मिला थी जो कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी। उसका कहना था कि अपने बोलने का अंदाज हमेशा नरम रखो, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो। कभी भी अपने ऊपर गुस्सा हावी मत करो, न जाने तुम्हारी बात सामने वाले को कैसी लगे। तुम्हें कुछ पता नहीं है और अगर तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए तो तुम्हारी तमाम उम्र की मेहनतें बेकार चली जाएंगी, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप होता है। क्या पता भगवान तुमसे नाराज़ हो जाए। और आज उसी का इतना तल्ख लहजा सुनकर मेरी रूह कांप कर रह गई थी, जबकि दादी मेरी तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा, ये ऐसी ही है। जब से तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हुआ है ये इसी तरह हो गई है। सिवाय सौरभ के ये किसी से बात नहीं करती, मुझसे भी बहुत कम बोलती है। बस मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, खाना बना लेती है, सफाई कर देती है। इसके अलावा ये मुझसे कोई बात नहीं करती। न जाने क्यों मेरे दिल में ये बात चुभ सी गई थी, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। सौरभ के आने के बाद शर्मिला किचन से बाहर आई थी और उसके बराबर में जाकर बैठ गई थी। मुझे मालूम था कि दादी वक्त वक्त पर उसे घूर रही थी, लेकिन वो सबसे बेपरवाह बनी अपना नाश्ता करने में बिजी थी। नाश्ते के दौरान वो एक दो बार सौरभ से भी बात कर लेती थी। इसके अलावा वो किसी को मुंह लगाना जरूरी नहीं समझ रही थी। नाश्ता होने के बाद सौरभ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाई चलो आपको इलाका घुमाकर लाता हूँ। आप तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके में इतना बदलाव आ चुका है। मैं भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। घर में रहकर मुझे सिवाय दुख के और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी किचन से मेरी मम्मा निकल कर आएंगी और गुस्सा करेंगी कि तुमने अभी तक सिर्फ एक ही पराठा खाया है। तुम्हें मालूम है ना कि मैं अपने बेटे को 2 खिलाती हूँ, और चलो ये दूध का गिलास पियो। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू टपक पड़े थे। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, पापा भी याद आ रहे थे, लेकिन जो बात मम्मी की थी वो किसी की नहीं थी। और वैसे भी अक्सर बच्चों को अपनी माएँ बहुत प्यारी होती हैं और माएँ भी अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं सब छोड़कर इस घर से जा रहा था तो मेरी माँ मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन मैं एकदम पत्थर दिल बन गया था। मुझे उनके आंसुओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने आखिर में थक हार कर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे कि भगवान के लिए अभिषेक, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम नहीं चाहते उससे शादी तो मैं कुछ भी करके वो ख़त्म करवा दूंगी, बस तुम रुक जाओ। मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं बेरहमी की इंतहा पर था और अपनी माँ को इस तरह ही तन्हा छोड़कर चला गया था। वहाँ जाने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला था, और शायद वजह यही थी कि यहाँ मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चले गए थे। सौरभ की आवाज़ से मैं एकदम होश की दुनिया में वापस लौटा था और दादी से इजाज़त लेकर हम दोनों भाई घर से बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद तो मैं हैरान रह गया था। हर तरफ ही बदलाव आ गए थे। पहले जो रेड़ी लगा करती थीं अब उनकी जगह दुकानें बन गई थीं। इसके अलावा भी बहुत तरक्की हो चुकी थी। मैं खामोशी से सौरभ के साथ चलता जा रहा था। थोड़ी देर गलियों का चक्कर लगाने के बाद सौरभ के साथ घर वापस आ गया था। सामने ही लॉन्ज में शर्मिला परेशानी के आलम में टहल रही थी। हमें आते देख वो सौरभ के पास आई और गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है सौरभ? अगर तुम बाहर जा रहे थे तो कम से कम मुझे बताकर तो जाते। तुम्हें मालूम है मैं कब से हलकान हो रही हूँ। यार, हद हो गई तमाचे की। वो पैर पटक कर कमरे में चली गई थी। ये उसकी बचपन की आदत थी। जब उसे गुस्सा आता था तो वो ऐसे ही पैर पटकती थी। मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई थी। सौरभ मुझे देखते हुए कहने लगा, भाई अगर आप उससे मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके कमरे में चले जाएं। वो आपसे बहुत खफा है। वो कहती है कि अगर आप न जाते तो ऐसा न होता, शायद हमारे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते। मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं खामोशी से उसके कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत बेचैन हो रही थीं। मैं शर्मिला से प्यार नहीं करता था, ना ही मुझे उससे मोहब्बत थी, ना ही इश्क। मुझे बस उससे एक दिली लगाव था। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो मेरे ही पास रही थी।
और अब उसका इतना बदल जाना मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहा था। मैं कनाडा में ही ये फैसला ले चुका था कि यहाँ आते ही मैं शर्मिला को तलाक दे दूँगा, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा हमसफ़र ढूंढ कर शादी कर ले और मैं भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाऊँ। लेकिन जब से मैंने उसे देखा था, मुझे अपने दिल की दुनिया बहुत बदली बदली महसूस हो रही थी। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि भला मेरा दिल कैसे मुझे दगा दे सकता है। मेरी बीवी भला की हसीन थी, मैं उसे चाह कर भी छोड़ नहीं सकता था, और उसका अंदाज, उसका लहजा सभी फिदा हो जाने वाले थे। मैंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर एक गहरी सांस ली और कमरे पर हल्की दस्तक दी। कमरे का दरवाज़ा फ़ौरन ही खोल दिया गया था और वो एक बार फिर तनकर बोली, सौरभ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? और फिर बोलते बोलते एकदम ही रुक गई थी। उसे लगा कि मैं नहीं बल्कि सौरभ आया होगा, लेकिन मुझे अपने सामने खड़ा देख वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, शम्मू, थोड़ी देर बात हो सकती है? जबकि वो फ़ौरन बोली, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, आप जाओ दादी और अपने सौरभ से बात करो। मैं कोई नहीं लगती आपकी जिससे आप बात करोगे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे बहुत खफा हो और बचपन की तरह मुझसे कहना चाहती हो कि मुझे सीने से लगाकर मना लो, मेरे हर दर्द दुख को समेट लो। कुछ सोचकर मैं फ़ौरन ही आगे बढ़ा और उसे अपने सीने में भींच लिया था, जबकि वो मुझसे दूर होने के लिए हर जतन कर रही थी। वो मुझे धकेल देना चाहती थी, लेकिन मेरी पकड़ इस कदर मजबूत थी कि वो चाह कर भी अपना वजूद मुझसे छुड़ा नहीं पाई थी और आखिर में थक हार कर मेरी ही बाहों के घेरे में टूट कर बिखर गई थी। वो रोते रोते कहने लगी, अभिषेक, मैंने आपको कितना याद किया, मुझे और सौरभ को आपकी कितनी ज़रूरत थी, लेकिन आप कहीं नहीं थे। आपको पता है ना, आपकी शर्मिला आपके बिना नहीं रह सकती। उसे तो आपके बिना खाना भी खाना नहीं आता था और आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले गए थे। इस शादी में मेरी भी रजामंदी शामिल नहीं थी, फिर भी आपने मेरी हालत पर रहम नहीं खाया, बल्कि जाते जाते मुझे एक थप्पड़ देकर तोहफे में गए थे। मेरी आंखों के सामने वो मंजर फिर से लहराने लगा था। शादी हो जाने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में आया था और अपना सामान समेटने लगा। मुझे अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे में एक लाल लहंगा पहने छोटी सी दुल्हन दाखिल हुई थी। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। शर्मिला रोते रोते मेरे गले से लग गई और हिचकियों के बीच बोली, आप कहीं मत जाओ, मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं मानती शादी वादी को, आप मेरे अभिषेक हैं, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? भगवान के लिए रुक जाइए, हम सब कैसे रहेंगे आपके बिना? जबकि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सख्त बना खड़ा था। वो मेरे सीने से लगकर मेरे दिल के तारों को छेड़ चुकी थी। हालांकि उसकी उम्र उस समय 15 साल थी, लेकिन अब नज़रिया और रिश्ता दोनों ही बदल चुके थे। इसलिए मेरे दिमाग में भी अजीब अजीब फितूर आने लगे थे, लेकिन मैं अभी जज्बात के हाथों बहकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए गुस्से में मैंने उसे अपने वजूद से दूर झटका और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके सीधे गाल पर जड़ दिया था, जिसकी ताब न लाते हुए वो उसी पल ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैंने अपना सामान समेटा और बिना उसे अलविदा कहे वहाँ से बाहर निकलता चला गया। अब उसकी आवाज़ से जैसे मैं होश की दुनिया में वापस आया था। वो और भी बोलती रही, कहने लगी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने सौरभ को देखा था, वो किस तरह रो रहा था। उसने कई बार मुझे कहा था कि मेरा भाई मुझे ला दो, उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सिर्फ खून के आंसू पी लिए। आपकी वजह से हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सब आपको इतना याद करते थे कि कोई हद नहीं, और एक रोज़ सब आपको याद करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन आप फिर भी नहीं आए। तो अब आप क्यों आए हैं? क्या लेने आए हैं अब आप? उसका सवालिया अंदाज मेरी रूह को झकझोर रहा था। मैंने उसे आराम से खुद से अलग किया और बिस्तर पर बिठाकर उसके करीब बैठ गया। वो मुझसे बहुत नाराज़ थी, लेकिन मुझे पता था शर्मिला को कैसे मनाना है। वो अपना गम और गुस्सा रोकर और मुझे सुनाकर निकालती रही, लेकिन मैंने एक बार भी आह नहीं की थी। थक हार कर वो फिर से मेरे सीने से लग गई थी, लेकिन असल इम्तिहान तो अब आने वाला था, जिससे मैं अब तक अनजान था। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी एक नादानी ने मेरे साथ क्या कर दिया है। कुछ समय बीत गया था और अब हम लोग सुकून की ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन मेरे दिल में कसक थी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिर मैं ये सोच लेता कि जो भगवान को मंजूर। मैंने अब सोच लिया था कि दादी से विदाई की बात करूँगा, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ और हमारे घर में भी कुछ खुशियाँ आएँ। अब मुझे ही सब कुछ संभालना था। मैं वापस कनाडा जाना नहीं चाहता था।
रात के 10 बज रहे थे। सौरभ और शर्मिला दोनों ही अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मुझे पता था दादी इस वक्त जाग रही होंगी। मैंने वक्त देखा और उनके कमरे में दाखिल हो गया। मेरे सोचने के ठीक अनुसार वो अभी अभी बिस्तर पर आकर बैठी थीं। मैं उनके करीब बैठ गया। इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वो हैरान हुई थीं। कहने लगीं, क्या हुआ अभिषेक, सब खैरियत है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं उनका हाथ थामते हुए बोला, दादी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपसे एक बहुत कीमती चीज़ मांगने आया हूँ और वादा करता हूँ कि उसे कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। जितनी गलतियाँ मुझसे हो गई मैं सबका मुआवजा करना चाहता हूँ। मैं शर्मिला की विदाई चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मेरी बात सुनकर दादी बिल्कुल खामोश हो गई। उनके चेहरे पर चुप्पी का ताला लग गया था, जबकि मैं हैरान था। मुझे तो लगा था दादी खुश हो जाएंगी और मुझे अपने सीने से लगा लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। मैंने उन्हें झंझोड़ते हुए कहा, दादी आप जवाब तो दें। वो मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले सौरभ मेरे पास आया था और उसने शर्मिला से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुझे भी ये रिश्ता सही लगा था और मैंने सोच लिया था कि तुम्हारा पता मालूम करके कनाडा तलाक के पेपर भिजवाऊंगी और फिर अपने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से कर दूंगी। लेकिन मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी कि तुम वापस आ जाओगे, और मुझे अभी भी यही लग रहा था कि तुम वापस आकर तलाक का ही बात करोगे। लेकिन अब विदाई। वो ये कहकर खामोश हो गई थी और मेरा पूरा वजूद भूकंप की जद में आ गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को देखकर मैं अपना दिल थाम चुका था, उसे मेरा भाई अपनाना चाहता था। मैंने कुछ कहा उससे पहले ही दादी मेरी तरफ देखते हुए बोली, देखो बेटा, मैं मानती हूँ वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन जिस तरह से तमाम घर को सौरभ ने संभाला है, मैं उसकी बात को अहमियत देने की हकदार हूँ। मैं शर्मिला से पूछूंगी, वो तुम दोनों भाइयों से जिसको भी चुनेगी मैं उसे शर्मिला दे दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं दादी की बातें सुनकर चुप हो गया था। मुझे पूरा यकीन था कि शर्मिला कभी भी मेरा साथ नहीं अपनाएगी। इतने समय से वो सौरभ के साथ थी, यकीनन दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता भी होगा। तभी तो सौरभ ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वो उससे शादी करना चाहता है। मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मैं अब शर्मिला से मोहब्बत करने लगा था। मैं उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक आंसू टूटकर मेरे गालों पर फिसल आया था, जिसे मैंने जल्दी से साफ कर लिया था। मैं खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहता था, लेकिन हैरत का जोरदार झटका तो मुझे तब लगा जब सुबह दादी ने मेरे और सौरभ के सामने शर्मिला से रिश्ते का पूछा, और शर्मिला ने खामोशी से मेरे हक में जवाब दे दिया कि मैं अपने पति से तलाक लेना नहीं चाहती। मैंने हैरत से शर्मिला को देखा था और फिर सौरभ को, जिसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सौरभ भी दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी मैं सिर्फ और सिर्फ शर्मिला की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाना चाहता था, इसीलिए उसे शादी का ख्वाहिशमंद था। लेकिन जब अभिषेक भाई आ चुके हैं तो मैं कोई नहीं होता उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला। जबकि दादी ने भी सुकून का सांस लिया था और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने खुशी से सौरभ को सीने से लगाया था, जबकि दादी ने महीने के आखिर को मेरी और शर्मिला की विदाई करवा दी। और आज शर्मिला मेरे कमरे में सुहाग की सेज सजाए बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा दिल खुशी के मारे जोरों से धड़क रहा था। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही वो बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन मेरी सोच के बिल्कुल उलट वो आम दुल्हनों की तरह घूंघट करके नहीं बैठी थी, बल्कि उसने अपना दुल्हन वाला ड्रेस और हुलिया बदल लिया था। ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर डाल दी थी और कपड़े बदल कर नाइट सूट पहन लिया था, और अब आराम से बेड से टेक लगाए बैठी किसी सोच में गुम थी। उसका ये हुलिया देखकर मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं तो कुछ और ही उम्मीद कर रहा था। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो बिदक कर मुझसे पीछे हुई थी। मैंने हैरत से शर्मिला को देखा। मैंने कहा, क्या हुआ, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये विदाई तुम्हारी मर्जी से हुई थी। कहने लगी, अभिषेक इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं मानती हूँ शादी से पहले मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी, लेकिन जैसे ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था, तब से ही मैं तन और मन से सिर्फ तुम्हारी हो गई थी। लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। ये 5 साल मैंने कितने दर्द में गुजारे हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने एक एक पल तुम्हारा इंतज़ार किया था। हर वक्त मेरी आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहती थीं कि तुम अब लौट कर आओगे और अपनी शम्मों को अपनी बाहों में समेट लोगे, उसके दुखों को कम कर दोगे।
लेकिन तुम नहीं आए। दुख सहते सहते मेरा दिल पत्थर बन गया है। अभिषेक, अब इसमें कोई धड़कन नहीं बसती। ये कहते कहते वो रोने लगी थी। मैंने अपनी उंगली के पोरों से उसके आंसू साफ किए थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो शर्मिला। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सब कुछ छोड़कर चला गया था। उसने अपने हाथों के ऊपर से मेरे हाथ हटाए और बेड की दूसरी तरफ अपना तकिया लेकर लेट गई। कहने लगी, अभिषेक, मैं इस रिश्ते को अभी शुरू करना नहीं चाहती, तो प्लीज़ मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और मैं बेबसी से उसे देख कर रह गया था। कुछ ही देर में कमरे में खामोशी छा चुकी थी। या तो वो सो चुकी थी या सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था, बेताब था। मैं शर्मिला को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था। आज मेरे जज्बात चरम पर थे। मैं उस पर अपनी सारी मोहब्बतें लुटाना चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं भी सोने की कोशिश करने लगा था और जैसे तैसे मुझे नींद आ गई थी। लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी आँख किसी के नरम वजूद के एहसास से खुल गई थी। मैंने आँख खोलकर देखा तो शर्मिला मेरे बेहद करीब थी। पता नहीं सोते हुए मैं उसके करीब चला गया था या फिर वो मेरे करीब आ गई थी, लेकिन जो भी था, इस वक्त तो हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मैंने शर्मिला की तरफ करवट ले रखी थी। मेरा एक हाथ उसके पेट पर था, जबकि उसका एक पैर मेरे पैरों के ऊपर था। मैंने उसे खुद से दूर हटाना चाहा, लेकिन इतना आसान नहीं था। वो मेरी बीवी थी, मैं उस पर हक रखता था, और फिर आज हमारी सुहागरात भी थी। मैं बेखुदी में बहता चला गया था। मैंने अपने हाथ उसके पेट के ऊपर से हटाने की बजाय उसे धीरे से अपनी ओर भी करीब कर लिया था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत बेचैन थीं, बहुत बेताब थीं, और फिर मेरे लब खुद ब खुद शर्मिला के लबों को छू गए थे। शर्मिला ने झटके से अपनी आंखें खोली थीं। मुझे अपने करीब देखकर वो घबरा गई थी, मुझसे दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब मेरी मजबूत बाहों से निकलना उसके लिए मुश्किल था। मेरे इरादे भांप कर वो कुछ घबरा गई थी, लेकिन मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और बेताब होकर उसे चूम लिया था। मेरे प्यार भरे स्पर्श को पाते ही वो मेरी संगत में पिघलने लगी थी, और फिर उसने भी अपने आप को मेरी बाजुओं में ढीला छोड़ दिया था और बस एक शिकवा किया था, तुम बहुत बुरे हो अभिषेक। ये कहकर वो मेरे सीने से चिपक गई थी और मैंने हंसते हुए अपनी जान को अपनी जान में समा लिया था और उस हसीन रात का एक एक पल यादगार बना दिया था। मेरी मोहब्बत पाकर शर्मिला पहले से और भी ज़्यादा खिल उठी थी। सुबह जब हम कमरे से बाहर आए तो दादी ने हमारी बलाएं ली थीं और गरीबों में पैसे बांट दिए थे। सौरभ भी बहुत खुश था। हम दोनों को यूं खुश देखकर हमारा परिवार खुशियों से भर चुका था, लेकिन मम्मी पापा के जाने का गम अपनी जगह अब भी बना हुआ था। मैंने दिल ही दिल में अपने मम्मी पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी थी और मुझे यकीन था मेरे माँ बाप जहाँ कहीं भी होंगे मुझे ज़रूर माफ़ कर दिया होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी शर्मिला और अभिषेक के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी।